बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लिविंग सेल टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। किसी भी सेल टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, या फिर एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ के अंदर ट्रांसप्लांट कहलाता है। उसके बाद आ जाता है नीड ऑफ़ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन की नीड क्यों होती है? बहुत सारी नीड्स होती हैं, मैनी नीड्स इन ह्यूमन बीइंग। अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, कोई ऑर्गन नॉन फंक्शनल हो जाए, या फिर फॉर एग्जांपल एक पार्ट ऑफ बॉडी से स्किन बर्न हो गया है, वहाँ पर स्किन की ज़रूरत है, तो दूसरी जगह से फॉर एग्जांपल थाइस से स्किन का पार्ट लेके उस जगह को कवर करना नीड ऑफ ये सारी ट्रांसप्लांटेशन के लिए नीड्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में 1912 में एलेक्स कैरल को। उन्होंने वर्क किया था वस्कुलर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ब्लड वेसल पे, और फर्स्ट इन्होंने वर्क किया था और इस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पीटर ब्रेन मिडेवर। इनको प्राइज़ मिला था 1960 में, नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्होंने वर्क किया था द ग्राफ्ट रिजेक्शन इज़ एन इम्यूनिटी। इन्होंने बोला था कि अगर हम कोई भी ऑर्गन एक दूसरी बॉडी में डालते हैं या दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने इस पे काम किया था, और रिजेक्ट क्यों होता है उस फिनोमेना को उन्होंने इम्यूनिटी का नाम दिया था कि दूसरी बॉडी उसको इसलिए रिजेक्ट नहीं करती क्योंकि वो अपना इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, और वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकोगनाइज करती है, इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जोसेफ ई म्यूरी, और इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। द फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन किडनी को ट्रांसप्लांट किया था उन्होंने बिटवीन ट्विंस इन बोस्टन, और इस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1990 में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जॉर्ज डी स्नेल डिस्कवरी, और उसके बाद जीन डोसेट। उन्होंने डिस्कवरी कंसर्निंग रिलेटेड जेनेटिकल डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर ऑन द सेल सरफेस डेट रेगुलेट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इन्होंने HLA मिस्टर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया था कि उनकी प्रेजेंस की वजह से इस पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1980 में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ नॉन सेल्फ टिश्यू इन द बॉडी। नॉन सेल्फ टिश्यू जो कि उस जगह का टिश्यू नहीं है, उसको उस जगह पे इम्प्लांट करना ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सेल टिश्यू और ऑर्गन्स कॉल्ड अ ग्राफ्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिविजुअल प्लेसिंग देम इनटू अनदर। एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसफ़र कर देना ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोनर क्या होता है। द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स द ग्राफ्ट, उसको डोनर कहते हैं, जो अपना ग्राफ्ट देगा जिससे ऑर्गन लिया जाएगा, कोई भी सैंपल लिया जाएगा। और रेसिपिएंट और होस्ट द इंडिविजुअल हु रिसीव द ग्राफ्ट, उसको रेसिपिएंट कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स से अगर उसको लिया जाएगा तो उसे हम कहेंगे ऑटोग्राफ्टिंग। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज़ के दरमियान में लिया जाएगा तो उसे एलोग्राफ्टिंग कहेंगे। और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान पे ट्रांसप्लांट होगा तो वो जीनोग्राफ्टिंग कहलाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक बेसिस इज नेमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्ट। सेल्फ टू सेल्फ अगर होगा तो उसे ऑटोग्राफ्ट कहा जाएगा। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के दरमियान में होगा तो उसे आइसोग्राफ्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल, वो भी जो सिर्फ जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस हो, जेनेटिकली सिमिलर हो, तो उन्हें आइसोग्राफ्ट कहा जाएगा। ग्राफ्ट बिटवीन टू जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, फॉर एग्जांपल एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो कि आपस में भाई बहन नहीं है लेकिन वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें एलोग्राफ्ट कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है अदर नेम इन टर्मिनोलॉजीज। ये स्टोर्ड फॉर्म में भी इनको रखा जा सकता है, मतलब एक किडनी को लेके उसको स्टोर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी किसी की किडनी है, उसको स्टोर किया हुआ है, बाद में किसी को लगा दिया जाए। ट्रांसप्लांट में भी लिविंग और डेड, लिविंग टिश्यू का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है और नॉन लिविंग टिश्यू का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। लाइव ग्राफ्ट, किडनी, हेयर ऑल्सो कॉल्ड एज वाइटल ग्राफ्ट। नॉन लिविंग ग्राफ्ट में आ जाता है बोन, जैसे कि बोन्स की ग्राफ्टिंग, या फिर आर्टरीज। स्टेटिक और स्ट्रक्चरल ग्राफ्ट। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑर्गन। किडनी, लिवर, हार्ट, बोन मैरो, स्किन।
ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल साइट दो तरह के होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक, हिट्रोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक में आ जाती है स्किन ग्राफ्ट और हिट्रोट्रोपिक में आ जाता है एबनॉर्मल साइट, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड इन सबक्यूटेनियस रीजन। उसके बाद आ जाती है इम्यून सिस्टम रिजेक्शन। इम्यून सिस्टम क्यों ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है? ऑफन अ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज़ नॉट आइडेंटिफाई बाय इम्यून सिस्टम एज द टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल किडनी को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो अगर हम किसी और की किडनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करें तो वो तो उसके लिए फ़ॉरेन पार्ट के लिए, क्योंकि उसके अलग HLA उसके ऊपर प्रेजेंट है, MCH मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और जो होस्ट है उसके ऊपर और है, रेसिपिएंट के ऊपर और है, तो वो बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकग्नाइज करेगी और इसकी वजह से वो अपनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और उसको उस पर उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी। तो उसके लिए उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे जो कि आगे बहुत सीवियर डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्स, इन 15 to 20 मिनट द ऑर्गन डाइज एंड अनएबल टू विथस्टैंड द इम्यून सिस्टम अटैक। ऑर्गन डाई हो जाएगा और वो इम्यून सिस्टम जो उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म करेगा वो उसको सह नहीं सकेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर विद अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप within the same species। डिफरेंट जेनेटिक मेकअप फॉर एग्जाम्पल मतलब कि वो एक ही स्पीशीज़ के दो लोगों के दरमियान में ट्रांसप्लांट हो रहा हो लेकिन वो आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल ना हो। फॉर एग्जांपल कि वो ट्विन्स ना हो, दो डिफरेंट इंसान हो और उनका आपस में कोई भी DNA रिलेशनशिप ना हो। किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक्सेप्ट एन आइडेंटिकल ट्विन। उसके बाद आ जाता है आइसोग्राफ्ट और सिंजेनिक ग्राफ्ट। ट्रांसप्लांट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और बिटवीन मेंबर ऑफ एन इंटरब्रीड स्ट्रेन ऑफ एनिमल। जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स के दरमियान में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगी तो उसे आइसोग्राफ्ट या फिर सिंजेनिक ग्राफ्ट कहा जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑटोग्राफ्ट। ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन साइड टू द अनदर ऑन द सेम इंडिविजुअल। अगर एक ही इंसान का कोई एक जगह से उसका डैमेज हो गया है, कोई टिश्यू या फिर उसकी कोई जगह, कोई इसकी स्किन कहीं से डैमेज हो गई और दूसरी जगह से उसकी स्किन उसको ट्रांसप्लांट की जा रही है, तो इस तरह के ग्राफ्ट को ऑटोग्राफ्ट कहा जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग अ ब्लड वेसल फ्रॉम द लेग टू द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक बाईपास सर्जरी। कार्डियक बाईपास सर्जरी के दरमियान में लेग की वेसल्स को हार्ट के लिए यूज़ करना। दिस टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट डज नॉट रिक्वायर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, और इसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑटोग्राफ है, वो अपनी ही बॉडी से लिया गया ग्राफ्ट है। फॉर एग्जांपल स्किन ग्राफ्टिंग इन बर्न्स, अगर स्किन जल जाए तो स्किन का ग्राफ्ट ले लेना, डिस्ट्रक्टिव इंजरीज। उसके बाद आ जाता है xenograft। ट्रांसप्लांट अक्रॉस स्पीशीज बैरियर्स ट्रांसप्लांटिंग अ हर्ट फ्रॉम अ बेबून टू अ ह्यूमन। दो डिफरेंट स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल एक जानवर है बेबून और ह्यूमन होमोसेपियन ह्यूमन, इन दोनों के दरमियान में जब ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होगी या किसी भी सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो क्या कहलाएगा? xenograft हैव अ वेरी पुअर प्रोजेनीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्पीशीज रिएक्टिव। क्योंकि इनका MHC मैच करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के MHC बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी बहुत पुअर प्रोजेनी है और बहुत ज़्यादा और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। उसके बाद अदर ग्राफ्ट, व्हेन ग्राफ्टेड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ को जीनोग्राफ्ट कहा जाता है, जैसे कि बेबून से ह्यूमन, पिग टू ह्यूमन, आल्सो कॉल्ड एज हीटेरोग्राफ्ट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है एक फ्लो चार्ट है, टू आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान जब होगा तो आइसोग्राफ्ट, और जब दो डिफरेंट सेम स्पीशी के दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान में होगा तो उसे एलोग्राफ्ट, और जब एक ही पर्सन के डिफरेंट पार्ट्स के लिए होगा तो उसे ऑटोग्राफ्ट, और दो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए जीनोग्राफ्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसप्लांट फ्रॉम मेल टू फीमेल। मेल टू फीमेल जब ट्रांसप्लांट होगा, मेल टिश्यू कंटेन XY, व्हेन मेल टिश्यू विद XY ग्राफ्टेड टू फीमेल एज फीमेल डू नॉट कंटेन Y जीन, द ग्राफ्ट मे नॉट बी एक्सेप्टेड। जब मेल से फीमेल को दिया जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि मेल के अंदर Y जीन प्रेजेंट होता है, और लेकिन जब फीमेल से हाउएवर ग्राफ्ट डन फ्रॉम फीमेल टू मेल आर एक्सेप्टेड। फीमेल को से जब ग्राफ्ट मेल को दिया जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि फ़ीमेल के अंदर दोनों तरह
दोनों एक्स भी होता है और वाई भी, दोनों भी मौजूद होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल सेक्स लिंक हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इज नोन एज इक्वर्ड-सिल्मर्स इफेक्ट। उसके बाद ट्रांसप्लांट एंड द इम्यून सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ के दरमियान। उसके बाद आ जाता है दिस इज़ नॉट गुड फॉर ट्रांसप्लांट एज फर्स्ट द ओनली पॉसिबल ट्रांसप्लांट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले जब ट्रांसप्लांटेशन को डिस्कवर किया गया था तो सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन ब्लड थी और इसके अलावा कोई भी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस नहीं था, सिर्फ ब्लड की ट्रांसफ्यूजन्स होती थी। अदरवाइज द ग्राफ्ट वाज डिसास्ट्रस, वाई आर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉलरेटेड इज द क्वेश्चन। इसके बाद मेजर concept in transplant immunology, different questions which arise in this about this topic. How does the immune system deal with the transplant? What are the mechanism of rejection? What are the clinical strategies to block rejection? And there are some more questions about topic ट्रांसप्लांट एंटीजन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन कम्प्लेक्स हुज एलील इनकोड पॉलीमॉर्फिक सेल surface glycoproteins involved in antigen recognition and presentation। हमारे पास आ जाते हैं सब we need to understand about MHC major histocompatibility complex और HLAs human leukocyte antigen। दो तरह के MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल MHC1 साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, जबकि MHC2 CD4 हेल्पर सेल होते हैं। When transplantation we need to match HLA gene between two donor। जब ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो क्या, HLA जीन्स को मैच करना, MHC को मैच करना, दोनों इंडिविजुअल्स के दरमियान, डोनर के भी और रिसिपिएंट के दरमियान भी। और ये किस पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल में नहीं प्रेजेंट होते। न्यूक्लिएटेड सेल्स तमाम और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल कौन से होते हैं, RBCs होते हैं। अगर जितने ज़्यादा MHC HLAs मैच करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे ऑर्गन एक्सेप्टेंस के। अदरवाइज़ अगर ये इनकी मैचिंग नहीं होगी तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ ट्विन चांस ऑफ रिजेक्शन, अगर ट्विन होंगे तो चांस ऑफ रिजेक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा लो होगा, क्योंकि वो जेनेटिकली भी एक दूसरे से मैच करते हैं और उनके MCH एक दूसरे से मैच करेंगे। LHA मैचिंग, 2 सेट्स ऑफ HLA जीन प्रेजेंट होते हैं पर पेशेंट में, फ्रॉम मदर, एक मदर से होता है, दूसरा फादर से होता है। और अगर वो सिबलिंग्स होंगे तो इसमें दोनों की तरफ से आए हुए होंगे, दोनों तरफ से आए होंगे तो उनके ज़्यादा चांसेस होंगे उनके मैच होने में। लेकिन अगर सिबलिंग्स नहीं है तब भी तब उनके 50% चांसेस होंगे। अगर वो सिबलिंग नहीं है तब ट्विंस नहीं है लेकिन वो सिबलिंग्स हैं तब उनके 25% चांसेस होंगे ऑर्गन मैचिंग के। और इस आगे इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के बारे में ये क्लास 1 और क्लास 2 CD4 हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में। उसके बाद है MHC मॉलिक्यूल कैन बी अनरेगुलेटेड बाय इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या होता है, इस्कीमिया इज़ अ डिजीज़ इन विच नॉट अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन्स। इसके बाद आ जाता है फैक्टर फेवरिंग एलोग्राफ सर्वाइवल। कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं एलोग्राफ्ट के सर्वाइवल को। ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, अगर ब्लड ग्रुप दोनों होस्ट और रेसिपिएंट का, डोनर और रेसिपिएंट का मैच कर रहा है तो ये एक फैक्टर है, उसकी फेवरिंग फैक्टर है। उसके बाद HLA कंपैटिबिलिटी, HLA टाइपिंग एंड टिश्यू मैचिंग। HLA टाइपिंग आइडेंटिफाई द HLA एंटीजन एक्सप्रेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ ल्यूकोसाइट। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इनकी मैचिंग में और ऑर्गन की एक्सेप्टेंस के लिए। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स अगेन ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है इन द प्रेजेंस इन द ग्राफ्ट टिश्यू ऑफ एंटीजन्स दैट आर एब्सेंट इन रेसिपिएंट एंड हिंस रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन का क्या फंक्शन होता है इम्यूनोलॉजी में, इम्यून सिस्टम में उसका ये काम होता है कि अगर एक फॉरेन पार्टिकल जो भी आता है तो उन दोनों के ऊपर डिफरेंट ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, MHC प्रेजेंट होंगे, जिसकी तो वो क्या करेंगे अपने क्योंकि वो दोनों डिफरेंट होंगे तो वो इजीली एक दूसरे को रिकग्नाइज़ कर देंगे, तो एज अ फॉरेन पार्टिकल उसको रिकग्नाइज़ कर देगा और वो उसको अपनी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्लिनिकल फेजेस ऑफ रिजेक्शन।
तीन तरह की रिजेक्शन है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्सेलरेटेड रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन, क्रॉनिक रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो होती है वो मिनट टू आवर्स में हो सकती है। प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी टू डोनर HLA एंटीजन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मैक्रोफेजेस में हो। एक्यूट रिजेक्शन जो होती है वो 10 to 30 डेज़ में होगी और जो ये सेलुलर मैकेनिज़्म के थ्रू होगी। और क्रॉनिक रिजेक्शन जो होगी वो मंथ्स टू ईयर्स लेगी और इसमें दोनों ही टाइप के मैकेनिज़्म होंगे, ह्यूमोरल भी और सेलुलर मैकेनिज़्म भी। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी इज प्रीडोमिनेटली बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होगी। उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की वजह से होगा। टी लिम्फोसाइट क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट होते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स होंगे आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलोग्राफ्ट रिजेक्शन। वो भी बी लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस होंगे एलोग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। The allograft rejection secretion from one animal is accepted initially vascularized, appear healthy for short period of 2 to 3 days। उसके बाद उसके हो जाएगी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वो रिजेक्शन है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन विद इन अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स होती है। रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ the transplant by perform antibodies some produced by the recipient before transplant। for example अगर हमने किसी से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है और वो ऑर्गन पहले भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर चुके हैं तो उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। और अगर दोबारा से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। मेमोरी सेल हेल्प करेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि पहले भी ये हो चुका है तो वो दोबारा से उसका फास्ट रिएक्शन देंगे और हाइपर एक्यूट रिएक्शन देंगे जिसकी वजह से विद इन अ फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स ऑर्गन की रिजेक्शन हो जाएगी। हाइपर एक्यूट ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। एंड एलोग्राफ विल बी मेड एक्सेप्ट होगा इफ़ एनिमल इज़ मेड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंट। अगर एनिमल उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है बॉडी में, सिर्फ उस सूरत में एलोग्राफ्ट विल बी मेड एक्सेप्टेबल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन क्या होती है? कॉज बाय बोथ एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये मंथ्स टू ईयर्स इसमें लगते हैं। और उसके बाद आ जाता है ये लॉन्ग टाइम लेती है। उसके बाद आ जाता है इसमें important to point or rate extent and underlying mechanism of rejection that vary depending on the tissue and site, the recipient circulation and lymphatic drainage, expression of MHC antigen, other factor। इसमें क्या होगा कि लंबे अरसे के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बॉडी उन्हें एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकग्नाइज कर देगी और क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्मूथ मसल्स प्रोलिफरेशन हो जाएगी, फिब्रोसिस हो जाएगी, टिश्यू स्कीमिया हो जाएगा। स्कीमिया की वजह से ब्लड का जो ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा और ऑर्गन से सही तरह से ब्लड पंपिंग नहीं हो सकेगी और ये इट्स अ मोस्ट सीवियर कंडीशंस का सकता है क्योंकि पहले रिजेक्शन शो नहीं होगी और बाद में जाके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर रिजेक्शन शो होगी तो इट विल हार्म योर बॉडी। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाती हैं ऑस्टियोक्लेरोसिस। ऑस्टियोक्लेरोसिस क्या होगा? थिकनिंग, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ऑर्गन। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ MHC मॉलिक्यूल। MHC मॉलिक्यूल का रोल क्या होता है? MHC मॉलिक्यूल का रोल ये होता है कि वो फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में रिकग्नाइज कर देता है, प्रेजेंट होता है प्रोटीन पर और वो फॉरेन पार्टिकल को रिकग्नाइज कर सकता है और वो किसी भी अनदर ऑर्गन को या किसी भी एंटीजन को बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करता और उनको रिमूव कर देता है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि उसको बॉडी से रिमूव कर देता है और इम्यूनिटी में इसका ग्रेट रोल है। उसके बाद आ जाता है लेबॉर्ट्री टेस्ट, ABO ब्लड टाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग, स्क्रीनिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ परफॉर्म एंटीबॉडी टू एलोजेनिक HLA, क्रॉस मैचिंग के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इन चीज़ों को नोटिसेबल करने के लिए। इसके बाद आ जाता है प्रोलॉन्ग एलोग्राफ सर्वाइवल,
जो प्रोलॉन्ग एलोग्राफ सर्वाइवल है उसमें बाद में अगर इफेक्ट हो गया तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स उसको दिए जाते हैं, एंटी agents that interfere and with cytokine production and signaling, immunosuppressive therapies दी जाती हैं कि ताकि वो ऑर्गन उसके बॉडी में एज अ सेल्फ ऑर्गन रह सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गर्ट्रूड बी एलियन जॉर्ज। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1988 में, डिस्कवरीज ऑफ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को इन्होंने डिस्कवर किया था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस प्रोड्यूस होती है और बॉडी के अंदर दूसरा ऑर्गन सरवाइव कर सकता है, दूसरे ऑर्गन पे बॉडी वर्क कर सकती है। उसके बाद आ जाता है डज MHC मैचिंग प्रिवेंट रिजेक्शन, रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिजेक्शन, रिड्यूस कर देता है, माइनर चांसेस हो जाते हैं अगर MHC HLA मैच हो जाए थे, बट वी कांट MHC मैच मोस्ट ग्राफ्ट, टू मच पोलीमॉर्फिज्म, टू लिटिल टाइम, फ्यू डोनर्स, देयरफॉर नीड इम्यूनोसप्रेशन, तो इम्यूनोसप्रेसेंट की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन डिजीज़, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ क्यों होती है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ कैन अकर इन द स्पेशल केस इन विच immunocompetent tissue, fresh whole blood, thymus or bone marrow is transplanted to an immunocompromised host. T cell from the transplant recognize the host MHC molecule as non-self, वो होस्ट मालिक्यूल को नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर देंगे और वो होस्ट पर अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी काज हो जाएगी। एंटीबॉडी प्ले नो रोल एट ऑल, एंटीबॉडी कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगी। द प्लेसेंटा एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकल बैरियर, MHC are present in low density alpha fetoprotein in blood will help. क्वेश्चन इज़ कि अगर फीटस बॉडी में बाद में प्रोड्यूस होता है तो क्यों वाई फीटस इज़ नॉट रिजेक्टेड? क्योंकि MHC आर प्रेजेंट इन लो डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पर MHC प्रेजेंट ही लो डेंसिटी में प्रेजेंट होंगे, और दूसरा प्लेसेंटा एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकल बैरियर, प्लेसेंटा उधर उसके अंदर MHC मालिक्यूल की प्रेजेंस ही लो है और वहाँ पे उसकी एंट्री ही नहीं है, तो प्लेसेंटा एक्ट करेगा एज एन इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? इम्यूनोसप्रेसर। प्लेसेंटा एक्सप्रेस वाज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और अगर कुछ केसेस में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है तो वो इसी वजह से होता है, ट्रिगर्ड बाय मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स है, मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स है, वो फीटस के अगेंस्ट वर्क करने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर होता है। थैंक यू।